स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग को करना क्या है, या हम लोग पढ़ते क्या है, ठीक है ना। देखो हम लोग जो है मेनली, कोड बहुत ज़्यादा जूम हो गया, देखो ऊपर पूरा गायब हो गया, ठीक है रहने दो। देखिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग के पास होता है अप्लाइड मैकेनिक्स, है ना, अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स में हम लोग दो चीज़ों पे बात करते हैं, है कि नहीं। अप्लाइड मैकेनिक्स में हम लोग जो है दो चीज़ों पे बात करते हैं, ठीक है। एक करते हैं इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, है ना, इक्विलिब्रियम एंड बॉडी इज रिजिड, ये दो बात हम लोग करते हैं, ठीक है ना। बॉडी को रिजिड मानते हैं और इक्विलिब्रियम का हम लोग बात करते हैं, ये दो चीज़ें समझना है आपको, ठीक है ना। देखिए इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, नो चेंज, नो चेंज इन शेप, शेप में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। नो चेंज इन शेप व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, बॉडी के ऊपर जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो शेप में चेंज नहीं होना चाहिए। और ऐसा कोई बॉडी हमारे पास है नहीं जो एक्चुअल में इसका शेप चेंज नहीं होता हो, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होता है, लेकिन ये बहुत स्मॉल होने के कारण हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स में इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को समझने के लिए हम लोगों को ये डिफॉर्मेशन को समझना पड़ेगा, है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है क्या, ठीक है ना। तो देखिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मतलब क्या है, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट द failure is known as strength of material। कहने का मतलब ये है हमारा, कहने का मतलब ये है हमारा, क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, सपोज करो ये, ठीक है। इस पे हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं P, इधर हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं P। अब ये जो है खिंचा रहा है ना, तो ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ से ब्रेक हो जाए, ठीक है ना, ये ब्रेक हो सकता है। ये मान लो कि फेल्योर प्लेन है हमारा, फेल्योर प्लेन है, ठीक है। तो इट मे बी ब्रेक एट दिस प्लेन, इस प्लेन से ये ब्रेक हो सकता है। तो हमें क्या करना है कि मटेरियल का वह स्ट्रेंथ, जिस स्ट्रेंथ पे ये फोर्स कितना हम लोग लगाएं, हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड सच दैट इट कैन नॉट बी ब्रेक, तो जितना लोड ये ले सकता है, यानी ये अपने फेल्योर को रोक सकता है, उसी को हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहते हैं, दैट इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, है ना। मीन्स एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट द फेल्योर इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसको हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से जानते हैं। अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ने के पहले कुछ एजम्पशंस होंगे हमारे पास, उस एजम्पशंस को हम लोग पहले लिख लेते हैं, है ना। पहले उस एजम्पशंस को समझ लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। तो एजम्पशंस, ठीक है। तो पहला एजम्पशन जो है, पहला एजम्पशन क्या कहता है कि बॉडी जो है हमारा वो
कैसा रहना चाहिए? मटेरियल ऑफ द बॉडी शुड बी सॉलिड कंटिन्यूअस। पहला कहता है द मटेरियल ऑफ द बॉडी हैज, कंटिन्यूअस होना चाहिए ना, हैज सॉलिड कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ऐसा है कि मटेरियल का कोई भी पार्ट जो है वो खाली नहीं रहना चाहिए, है ना। इसका कहने का मतलब ये है कि नो पार्ट ऑफ द मटेरियल का कोई ऐसा जगह, कोई ऐसा पार्ट जो है वो उसमें क्या होना चाहिए? वॉइड नहीं होना चाहिए, पोरोसिटी नहीं होना चाहिए, ये पूरी तरह से सॉलिड होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है ना, पूरी तरह से। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा इसमें क्या? मेटल हो सकता है, एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? मेटल हो सकता है। ठीक है ना, एग्जाम्पल में मेटल हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन उस तरह का स्ट्रक्चर जैसे कि आपका ये जो है दिस एजम्पशन is not correct for wood, stone, etc. है ना, ये सब के लिए ये एजम्पशन जो है हमारा करेक्ट नहीं होगा। ठीक है ना, राइटिंग ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्या है? अच्छा, तो कौन वाला रेट तुमको पसंद है? चलो ठीक है, ग्रीन अभी ठीक है, बहुत ज्यादा थे। ब्लू बोर्ड को व्हाइट करके ब्लैक में लिखे हैं। ठीक है, कर देते हैं, यही ठीक है, सब अलग अलग बोलता है। ठीक है ना, यही ब्लैक। देखो सेकेंड एजम्पशन क्या कहता है? सेकेंड एजम्पशन कहता है विदिन द लिमिट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी, विदिन द लिमिट ऑफ द part of body, within the limit of the part of body, the material is homogeneous and isotropic. The material is homogeneous and isotropic. ठीक है ना, मटेरियल कैसा होना चाहिए? होमोजेनियस और आइसोट्रॉपी होना चाहिए। ठीक है ना, होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? ठीक है, होमोजेनियस मटेरियल, इसका मतलब क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, होमोजेनियस मटेरियल का मतलब होता है कि जो जो प्रॉपर्टी होगा मटेरियल का वो हर पॉइंट पर क्या होगा? सेम होगा, है ना। द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एट ईच पॉइंट विल बी सेम। हर पॉइंट पे आपका प्रॉपर्टी जो है मटेरियल का सेम होना चाहिए। जैसे मान लो कि ये एक आयरन का हमारे पास ब्लॉक है, अगर यहाँ कोई कट करेगा और इसका डेंसिटी निकालना चाहेगा, यहाँ कोई कट करेगा इसका डेंसिटी निकालना चाहेगा, दोनों जगह क्या होगा? सेम सेम होगा। ठीक है, या मान लो ग्लास है, ग्लास
है ना, ग्लास रे ऑफ लाइट जिधर से भी जाएगा, है ना, रे ऑफ लाइट किधर से भी जाएगा उसका प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में सेम होगा। मतलब कि जिसका मतलब हर पॉइंट पर सेम होगा, और अगर हर पॉइंट पे सेम हुआ और हर डायरेक्शन में भी सेम हो गया, अगर हर डायरेक्शन में भी सेम हो गया प्रॉपर्टी, तो उसको आइसोट्रॉपिक मटेरियल बोलते हैं। आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक मटेरियल, है ना। आइसोट्रॉपिक मटेरियल का मतलब क्या होता है कि प्रॉपर्टीज इन ईच डायरेक्शन, या फिर लिख सकते हैं ऑल डायरेक्शन, और लिख सकते हैं हम लोग ऑल डायरेक्शन रिमेन सेम। ठीक है ना, हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसोट्रॉपिक मटेरियल। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, आइसोट्रॉपिक मटेरियल बोलेंगे, है ना। उसी तरह से होता है ऑर्थोट्रॉपिक, ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल। ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल का मतलब क्या होता है, ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल का मतलब होता है कि तीन डायरेक्शन में, यानी एक्स वाई जेड या कोई तीन डायरेक्शन में मटेरियल का प्रॉपर्टी सेम रहेगा। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज सेम इन थ्री डायरेक्शन। कोई तीन डायरेक्शन में आपका मटेरियल का प्रॉपर्टी के सेम होगा। फिर उसी तरह से होता है एन आइसोट्रॉपिक, एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल। ठीक है ना, एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल का मतलब होता है, देखिए होमोजेनियस का मतलब हुआ प्रॉपर्टी हर पॉइंट पे सेम होगा, है कि नहीं। आइसोट्रॉपिक का मतलब हुआ क्या, कि जो प्रॉपर्टी है वो हर डायरेक्शन में सेम होगा। ठीक है, और ऑर्थोट्रॉपिक का मतलब क्या है, ऑर्थोट्रॉपिक का मतलब है कि कोई तीन डायरेक्शन में ही प्रॉपर्टी सेम होगा। और एन आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है कि द प्रॉपर्टी इन ईच डायरेक्शन, द प्रॉपर्टी इन ईच डायरेक्शन, ईच डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो वी हैव दिस फोर टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, ऑर्थोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक, होमोजेनियस एंड एनाइसोट्रॉपिक। तो कहता है सेकंड एजम्पशन, विद इन द लिमिट ऑफ द पार्ट ऑफ बॉडी द मटेरियल इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक। ठीक है ना, तो जो आपका मेटल्स है वो होमोजेनियस मटेरियल होता है, यानी कि उसका जो है प्रॉपर्टी जो है वो हर डायरेक्शन में क्या होता है, सेम होता है। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका मेटल्स, है ना। लेकिन टिम्बर, बट टिम्बर, कंक्रीट, etc, ये सब जो है ना आर नॉन होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस मटेरियल, ये सब जो है नॉन होमोजेनियस मटेरियल है। तो सेकेंड एजम्पशन जब आप एनालिसिस करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, तो आपको ये दूसरा एजम्पशन क्या होगा, विद इन द लिमिट ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी द मटेरियल इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक। पहला जो था क्या था कि आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए, पार्टिकल जो है उसमें कोई वायड, उसमें भी कोई पोरोसिटी, इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए। दिस इज द सेकंड एजम्पशन, स्क्रीनशॉट लीजिए। तीसरा एजम्पशन कहता है, थर्ड एजम्पशन कहता है, थर्ड एजम्पशन कहता है, क्या कहता है, देयर आर नो इंटरनल फोर्सेस इन द बॉडी, देयर आर नो इंटरनल forces on the body prior, there are no internal forces on the body prior to loading,
प्रायर टू लोडिंग। कह रहा है कि कोई इंटरनल फोर्स नहीं होना चाहिए, है ना, कोई भी इंटरनल फोर्स बॉडी के ऊपर या बॉडी में नहीं होना चाहिए जब तक कि आपने लोड अप्लाइड नहीं करा है। बट दिस एजम्पशन इज नॉट करेक्ट फॉर ऑल द मटेरियल्स। किसी भी मटेरियल के लिए ये एजम्पशन जो है करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। हर बॉडी में कुछ ना कुछ इंटरनल फोर्सेस लगता रहता है। अगर कोई इंटरनल फोर्स नहीं लगेगा तो कोई बॉडी अपने शेप में रह ही नहीं पाएगा। इसीलिए इंटरनल फोर्सेस जो है बॉडी में लगता रहता है। सो दिस एजम्पशन इज नॉट करेक्ट फॉर एनी मेटल या एनी मटेरियल। किसी मटेरियल के लिए ये जो है एजम्पशन करेक्ट नहीं है। बट द इफेक्ट ऑफ इंटरनल फोर्सेस इज वेरी internal forces is negligible and its value magnitude is very small, so it can be neglected and we can assume that there is no internal forces act on the body prior to loading। कहने का मतलब है कि कोई इंटरनल फोर्सेस बॉडी पे लग रहा है, जैसे इस बॉडी के ऊपर एक इंटरनल फोर्सेस लग रहा है, बिना इस पे इंटरनल फोर्सेस का ये बॉडी अपने शेप में नहीं हो सकता है ना। उसी प्रकार से इस पे भी बिना इसमें इंटरनल फोर्सेस लगे हुए ये बॉडी अपने शेप में नहीं रह सकता है। तो फिर इंटरनल फोर्स यहाँ पर क्या कर रहा है, इंटरनल फोर्स किसी भी प्रकार का चेंजेस यहाँ पर नहीं कर रहा है ना। ये इंटरनल फोर्स इतना कम होता है, इतना स्मॉल मैग्नीट्यूड का होता है, साथ ही साथ इसका स्ट्रेंथ इतना कम होता है कि ये कोई चेंजेस नहीं कर सकता। जो शेप में है उसी शेप में ये रहना चाह रहा है, तो हम लोग उसको इसलिए नेग्लेक्ट कर सकते हैं। चौथा एजम्पशन कहता है द इफेक्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ फोर्सेस, the effect of system of forces the effect of system of forces acting on a body is the sum of is equal to sum of the sum of the effect of these forces, sum of the effect of these forces acts on the body। ठीक है ना, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कह रहा है कि मान लो कि यहाँ पर बहुत सारा फोर्सेस लग रहा है, मान लो कंटिन्यूसली हम लोग लगातार कंटिन्यूस में हम लोग फोर्स लगाते जा, फोर्स लगाए 5 न्यूटन, फिर फोर्स लगाए 2 न्यूटन, फिर फोर्स लगाए मान लो 7 न्यूटन। तो इस पे जो इफेक्ट होगा, इस बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट होगा, वो इफेक्ट इन सारे फोर्सेस के सम के बराबर जो फोर्स होगा उसके इफेक्ट के बराबर होगा। या फिर आप कह सकते हैं अगर मान लो इधर भी कोई 4 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है, देन वी हैव व्हाट, रिजल्टेंट फोर्स इज 10 न्यूटन। 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है। इस बॉडी पर जो भी इफेक्ट होगा वो इफेक्ट इस रिजल्टेंट फोर्स मतलब सम के बराबर होगा। तो दिस प्रिंसिपल इज आल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है ना। दिस assumption is also known as principle of सुपरपोजिशन। इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी कहते हैं, ठीक है ना। अब मान लो एक पांचवा एजम्पशन और है। ये पांचवा एजम्पशन क्या कहता है वो देखिए, कहता है कि फोर्स जो होगा हमारा, है ना, फोर्स हमारा इस प्रकार से लगे कि वो, मान लो एक बॉडी हमारे पास है ना, ये एक बॉडी हमने ले लिया, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक ऐसा पॉइंट आपको ढूंढना है जहां पर फोर्स का जो इफेक्ट है ना, वो जो है आपका जो है वो नेग्लिजिबल हो जाए। मतलब वहां पर जो भी होगा सारा का सारा इंटरनल फोर्सेस होगा, है ना।
जैसे मान लो कि कोई लोड यहाँ लगा रहे हैं हम लोग, सपोज हमने 5 किलो न्यूटन का लोड लगा दिया है, तो इस लोड से इतना सफिशियंट डिस्टेंस पे आपको जाना है, इतना सफिशियंट डिस्टेंस पे आपको जाना है कि जहाँ पर इस फोर्स का इफेक्ट ना हो के सिर्फ इंटरनल फोर्सेस का ही इफेक्ट होगा, है ना, सिर्फ इंटरनल फोर्सेस का ही इफेक्ट होगा, उस फोर्स का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब इंटरनल फोर्सेस जो है वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लोड अप्लाइड, लोड जो अप्लाइड कर रहे हैं उससे इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसा एट पॉइंट्स इन अ बॉडी, एट पॉइंट्स इन अ बॉडी sufficiently away from the points of application of loads, from the points of application of load, point of application of loads, है ना, such that internal forces are independent, such that internal forces are independent from the manner of लोडिंग के मैनर से। इस प्रिंसिपल को हम लोग सेंट विनेन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। दिस प्रिंसिपल is known as सेंट विनेंट प्रिंसिपल, ठीक है, इसको हम लोग सेंट विनेंट प्रिंसिपल बोलते हैं। और ये जो डिस्टेंस होना चाहिए वो डिस्टेंस कहता है कि इसका जो लिनियर डायमेंशन होगा, यहाँ पर जो इसका डायमेंशन होगा, इसमें से जो बड़ा वाला डायमेंशन होगा, मतलब यहाँ डेप्थ ज़्यादा बड़ा है, इससे अगर आप डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस 1.5 to 2 टाइम्स अगर आप रखते हैं तो आपका ये जो लोड का इफेक्ट है वो नहीं पता चल के सिर्फ इंटरनल फोर्सेस का इफेक्ट ही पता चलेगा। सो दीज आर द एजम्पशंस, है ना, ये सब एजम्पशंस थे हमारे, ठीक है, जो कि हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमेशा मान के चलेंगे और ये सारे चीज़ों को लेके ही हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एट पॉइंट्स है नहीं मैंने, अब ठीक है, ठीक है, अभी भी छुपा हुआ है, इधर वाला ले लो, 2 बार में ले लो, है ना, छुप गया है, कैसे होगा बड़ा, एक बार में ले लो, आधा आधा, है ना। अब देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, मान लेते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, मान लो ये बॉडी है हमारे पास, ठीक है। अब इस पे जो है एक लोड लग रहा है इधर P, है ना, और यहाँ पर ये फिक्स है, मान लीजिए, ठीक है। अब जब ये फोर्स लगेगा, है ना, तो होता क्या है, देखिए, जब ये फोर्स लग रहा है यहाँ,
तो जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है। जो मॉलिक्यूल्स हैं, कोई मटेरियल है उसमें इस तरह का मॉलिक्यूल्स होगा, है ना। ये सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या है कि इंटर मॉलिकुलर फोर्स से बॉन्डेड है। इंटर मॉलिकुलर फोर्स से ये बॉन्डेड है, ठीक है। अब क्या है कि मान लो ऐसा है कि अगर इस पे फोर्स लगाते हैं हम लोग, खींचते हैं इसको, बाहर की तरफ खींचते हैं, ठीक है। तो जब इसको इधर खींचेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा। अगर इसको बाहर खींचेंगे हम लोग तो दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा, है ना। उसी प्रकार से जब यहाँ फोर्स हम लोग लगा रहे हैं तो ये फोर्स क्या करेगा, देखिए कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल से, मान लो ये सेक्शन हम लोग ले रहे हैं, मान लो एक्स एक्स, है ना। तो यहाँ पर जब इस पे फोर्स लग रहा है, जब ये खिंचाएगा इधर, तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल को खींचना चाहेगा ये, है ना। यहाँ पर फोर्स लगाए तो यहाँ जो मॉलिक्यूल्स है वो सारे मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ जाना चाहेंगे, सारे मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ जाना चाहेंगे। तो सारे मॉलिक्यूल्स जब बाहर की तरफ जाना चाहेंगे तो जो दूसरा मॉलिक्यूल्स है उसमें क्या है, हमने क्या बताया आपको, उसमें है आपका इंटरमॉलिकुलर फोर्स। तो ये इंटरमॉलिकुलर फोर्स इसको पीछे की तरफ खींचेगा, इधर खींचेगा, पीछे की तरफ खींचेगा इसको, है ना। तो जब तक इंटरमॉलिकुलर फोर्स से ज्यादा बड़ा फोर्स, मान लो इंटरमॉलिकुलर फोर्स मान लेते हैं, हम एग्जांपल ले ले रहे हैं हम लोग, है ना, कि 100 न्यूटन का इंटरमॉलिकुलर फोर्स है। तो जब तक हम लोग 100 किलो न्यूटन तक फोर्स, 100 न्यूटन तक फोर्स लगाते रहेंगे, तब तक ये मॉलिक्यूल यहाँ से अलग नहीं होगा। इस मॉलिक्यूल्स को अलग करने के लिए आपको 100.5, 100.2, 100.1 या जो भी है, मोर देन 100 न्यूटन का फोर्स आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दिस इज द रेसिस्टिंग, ये जो फोर्स है, दैट इंटरमॉलिकुलर फोर्स जो है, ये इंटरमॉलिकुलर फोर्स, ये जो डेवलप हो रहा है, दिस इंटरमॉलिकुलर फोर्स, ये जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स यहाँ पर डेवलप हो रहा है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स जो डेवलप हो रहा है, यही आपका क्या है, रेसिस्टिंग फोर्स है, रेसिस्टिंग फोर्स। तो जब आप लोड लगाते हैं तो लोड लगाते समय अगर आप जैसे लोड लगाएंगे तो ये क्या चाहेगा, इसको डिफॉर्म करना चाहेगा, डिफॉर्म करना चाहेगा, है ना। एज द लोड एक्ट्स ऑन द बॉडी, एज द लोड एक्ट्स ऑन द बॉडी, है ना, जैसे लोड बॉडी के ऊपर लगेगा, द बॉडी स्टार्ट टू डिफॉर्मेशन, बॉडी स्टार्ट टू डिफॉर्मेशन, बॉडी क्या होगा, डिफॉर्मेशन बॉडी में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस डिफॉर्मेशन is resisted by internal force डेवलप। जो इंटरनल फोर्स डेवलप होगा वही इंटरनल फोर्स इसको जो है रेसिस्ट करेगा, है ना। क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा। तो ये जो रेसिस्टिंग फोर्स है ना, ये जो रेसिस्टिंग फोर्स है, उस रेसिस्टिंग फोर्स को अगर हम लोग एरिया से डिवाइड कर दें तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस, ठीक है ना। क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेस बोलते हैं, है ना। क्या हमने बोला कि ये स्ट्रेस मतलब क्या होता है, स्ट्रेस का मतलब होता है रेसिस्टेंस, किसी भी चीज को रेसिस्ट करना, किसी भी ये को, मतलब जो आपका एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उस एक्सटर्नल फोर्स को रेसिस्ट करना। तो स्ट्रेस को आपको इस प्रकार से समझना चाहिए कि स्ट्रेस जो है ना, ये इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया है। इट इज एन इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, है ना। स्ट्रेस का आप डिफिनेशन समझ गए होंगे। स्ट्रेस का मतलब हुआ ये रेसिस्टिंग फोर्स जो यहाँ डेवलप हो रहा है उसका
पर यूनिट एरिया जब करेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा क्या, वो आपका कहलाएगा स्ट्रेस। ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा, स्ट्रेस कहलाएगा। अब देखिए क्या है, जब तक ये बॉडी टूटा नहीं है ना, जब तक ये बॉडी टूट नहीं रहा है, जब तक ये टूट नहीं गया है, तब तक आप जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना ही इंटरनल फोर्स यहाँ डेवलप हो रहा है। अगर ये बॉडी डिफॉर्म नहीं हो रहा है, मतलब अपना शेप नहीं बदल रहा है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जब तक इसमें फ्रैक्चर डेवलप नहीं हो रहा है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जितना फोर्स आप लगा रहे हो बॉडी के ऊपर, उतना ही फोर्स बॉडी जो है अपने उसको रेसिस्ट करने के लिए लगा रहा है। इस वजह से क्या होता है, एट द इक्विलिब्रियम, दिस सिचुएशन इज नॉन एज इक्विलिब्रियम सिचुएशन। इसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम सिचुएशन कहते हैं या इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। मतलब जितना फोर्स आप लगा रहे हो उतना फोर्स बॉडी भी अपने आप को बचाने के लिए लगा रहा है, अपने आप को रेसिस्ट करना, मतलब दैट इज द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी। बॉडी का स्ट्रेंथ वही है ना, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसमें डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है ना, तो कहने मतलब हम लोग स्ट्रेस यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं एक बार। तो स्ट्रेस बराबर क्या हो गया, रेसिस्टिंग फोर्स, रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया या एरिया ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस या रेसिस्टिंग एरिया। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। यहां पर इक्विलिब्रियम का मतलब आपको समझना है, देयर इज नो डिफॉर्मेशन इन द बॉडी, देयर इज नो डिफॉर्मेशन, नो डिफॉर्मेशन ऑन द बॉडी या इन द बॉडी। डिफॉर्मेशन इन द बॉडी। एट दिस कंडीशन क्या होगा, एट दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन पे क्या होगा, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स मतलब आपने जो फोर्स अप्लाइड किया है, दिस इज द अप्लाइड फोर्स, आपने अप्लाइड ये किया है, तो दिस अप्लाइड फोर्स है ना, अप्लाइड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, रेसिस्टिंग फोर्स। जब तक ये टूट नहीं रहा है, डिफॉर्म नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो अप्लाइड फोर्स है वो रेसिस्टिंग फोर्स है। इस वजह से आप स्ट्रेस बराबर ऐसा लिख पाते हो, स्ट्रेस बराबर लिख पाते हो फोर्स बाय एरिया, P बाई ए। क्योंकि आप जो भी क्वेश्चन बनाते हो, आपके जो सिलेबस में है वहाँ पर जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, उस सारे क्वेश्चंस में क्या है कि आप इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए सॉल्व करते हो। अगर यहाँ पर डिफॉर्मेशन को अलाउ कर दे तो हो सकता है कि स्ट्रेस आपका क्या होगा, स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस निकालने में आपको कठिनाई होने लगेगी। कठिनाई क्यों होगा, तब आपको ये देखना पड़ेगा आपको कि बॉडी किस फोर्स तक डिफॉर्म नहीं हुआ था। जहां तक डिफॉर्म नहीं हुआ था वही मैक्सिमम स्ट्रेस वो लगा रहा था, जहां से डिफॉर्मेशन उसके बाद जो एक्स्ट्रा फोर्स लगा है वो डिफॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब अब बॉडी अपने आप को रेसिस्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना, तो स्ट्रेस में आप जब पढ़ते हैं फॉर्मूला तो P बाई ए आपको मिल जाता है। उसका कारण यह है कि आप जो है यहाँ पर बात जो करते हैं वो, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, ये आपका क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है। और आप जब लोड की बात करते हैं, ये जो लोड हम लोग देख रहे हैं P लोड, तो हम लोग एक्चुअली क्या है ना कि पॉइंट लोड के लिए कोई भी चीज़ों को नहीं समझते हैं। हम लोग जो भी समझते हैं, हम लोग ये मानते हैं कि इस पे जो लोड लग रहा है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है और इस एरिया के अक्रॉस लग रहा है। ये जो एरिया है हमारा, इस एरिया के अक्रॉस लग रहा है, मतलब ये जो एरिया है इसमें पूरे में लोड लग रहा है ना, पूरे में लोड लग रहा है। हम लोग ऐसा नहीं समझ सकते कि कोई एक पॉइंट पे लोड लग रहा है। इसी वजह से जब आप टेस्ट करते हैं है ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो टेस्टेड होता है, टेस्टिंग जब भी आप करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, तो उसमें हमेशा आप जो है सिलेंड्रिकल लेते हैं मटेरियल को। सिलेंड्रिकल लेने का कारण ये होता है कि उसमें ऐसा माना जाता है कि जो भी आपका फोर्स लग रहा है वो यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस फोर्स लग रहा है। ठीक है ना, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो देखिए क्या देखे आप, स्ट्रेस, ठीक है। तो स्ट्रेस के इक्वल आपने क्या देखा, इंटरनल फोर्स या रेसिस्टिंग फोर्स, रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। स्ट्रेस को हम लोग अगर सिग्मा से लिख लें तो दिस इज पी बाई ए, पी बाई ए, ठीक है ना। तो इसका यूनिट अगर कोई लिखना चाहे तो यूनिट क्या लिख सकता है, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ दिस स्ट्रेस। इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज द एसआई यूनिट, है ना, ये एसआई यूनिट है। दिस इज आल्सो नोन एज पास्कल, दिस इज आल्सो नोन एज पास्कल, है ना। तो हम लोग इसको एक पास्कल भी बोल सकते हैं। अब इसके अलावा आप बहुत तरीके से लिख सकते हैं, अदर वे, बहुत तरीके से आपका यूनिट जो है रिप्रेजेंट हो सकता है। जैसे रिप्रेजेंट हो सक जैसे बहुत सारे तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, है ना, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसको बदलेंगे न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर पर स्क्वायर में बदलना चाहते हैं तो 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द पास्कल एंड दिस इज द मेगा, सो दिस इज मेगा पास्कल। तो 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर को आप 1 मेगा पास्कल भी लिख सकते हैं। बट द ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। इसके अलावा गीगा पास्कल भी कोई लिख सकता है ना। गीगा पास्कल इक्वल टू होता है 10⁵ मेगा पास्कल, सॉरी 10⁻³ मेगा पास्कल, है ना। 1 गीगा पास्कल को अगर मेगा पास्कल में बदलना चाहते हैं तो 10⁻³ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको मेगा पास्कल में दे जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए लोड जो है, अब आपके पास लोड अगर अलोंग द एक्सिस लग रहा है ना, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये मटेरियल है, इस पे हम लोड इस तरह से लगा रहे हैं अलोंग द एक्सिस, है ना, अलोंग द एक्सिस, देन दिस लोड इज नॉन एज लॉन्गिट्यूडनल लोड। तब इस लोड को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल लोड के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर इस प्रकार से लग रहा है, अच्छा ये लॉन्गिट्यूडनल लोड हो गया, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं टेंसाइल लोड, टेंसाइल लॉन्गिट्यूडनल लोड, लॉन्गिट्यूडनल लोड। अगर ये लोड इस प्रकार से लगता देन दिस इज कंप्रेसिव लोड, तो ये क्या कहलाएगा, कंप्रेसिव लोड कहलाएगा, ठीक है ना। अगर लोड इस प्रकार से लग रहा है, ऊपर से लग रहा है, देन दिस इज नॉन एज ट्रांसवर्स लोड, ट्रांसवर्स लोड। अगर इधर से लगता इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल लोड, है ना। अगर कोई ऐसा लोड लग रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे टेंजेंशियल लोड, या फिर शियर लोड। तो वी हैव दिस टाइप्स ऑफ लोड। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब हम लोग देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देख रहे हैं, ये फॉर माइल्ड स्टील देख रहे हैं, पहला चीज समझिए, फॉर माइल्ड स्टील ध्यान रखेंगे आप। ये जो टेस्ट किया गया है, ये जो है यूटीएम से किया गया है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से किया गया है,
यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। इसको कौन डेवलप किया है? डेवलप्ड बाई ASTM, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टूल्स एंड मशीन, ठीक है ना, उसके द्वारा डेवलप किया गया है। इसमें हम लोग कैसा लेते हैं, हम लोग जो इस पर टेस्ट करेंगे तो हमारे पास स्पेसिमेन होगा। जो स्पेसिमेन होगा वो कुछ इस प्रकार के शेप का होगा। इस प्रकार के शेप का होगा, ठीक है। देखिए जहां पर लोड का इफेक्ट होता है, इस पे लोड मान लो लगा रहे हैं, टेंसाइल लोड लगा रहे हैं हम लोग, जिस पोर्शन में लोड का इफेक्ट होता है ना, किसी मटेरियल के ऊपर, उसको हम लोग गेज बोलते हैं या फिर उसको नेक बोलते हैं हम लोग, ठीक है, गेज और नेक। तो यहां पर मान लो ये इफेक्ट हो रहा है तो दिस इज गेज, ये मान लीजिए गेज है, ठीक है ना। इसका जो डाया होगा, गेज डाया, ठीक है, गेज डाया जो होगा दिस इज 0.5 इंच स्पेसिमेन है, ठीक है। और इसका जो लेंथ होगा, गेज लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ को हम गेज लेंथ बोल रहे हैं। लेंथ, कौन सा लेंथ? तो गेज लेंथ ये होगा 2 इंच। तो स्पेसिमेन कैसा होगा? स्पेसिमेन होगा सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल क्यों लेते हैं हम बताया आपको, इसमें जो लोड लगता है ये हम लोग मानते हैं कि ये क्या, कैसा लग रहा है? यूनिफॉर्मली लग रहा है। कैसा लग रहा है? यूनिफॉर्मली लग रहा है ना। इस वजह से हम लोग सिलेंड्रिकल लेते हैं। सिलेंड्रिकल। गेज लेंथ हो गया कितना? गेज लेंथ L बराबर हो गया 2 इंच, 2 इंच होगा। डाया ऑफ गेज कितना हो गया? गेज डाया ये हो गया 0.5 इंच, यानी दिस इज D। सो L/D रेशियो अगर आप निकालेंगे दिस विल बी 4। फिर इसको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में हम लोग रखते हैं और फिर हम लोग इस पर लोड ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। इस पर क्या होगा वो हम लोग देखते हैं ग्राफ के माध्यम से। आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट में ले लीजिए। देखिए हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं। अरे ठीक है ना। उसके पहले थोड़ा सा हम लोग एक और वर्ड समझ लेते हैं। जैसे वहां स्ट्रेस समझे उसी तरह से स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? किसी बॉडी के ऊपर जो डिफॉर्मेशन हो रहा है ना, जैसे मान लेते हैं लोड हम लोग लगा रहे हैं, ये लोड, इस लोड से इसका लेंथ अगर L है तो अगर इस लोड के कारण जो है इतना इसमें डिफॉर्मेशन आ गया, डिफॉर्मेशन आ गया, ठीक है ना। तो स्ट्रेन बराबर क्या होता है? डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन इन डायमेंशन, इन डायमेंशन बाय बाय एक्चुअल डायमेंशन, बाय एक्चुअल
डायमेंशन, है ना। यानी कि स्ट्रेन बराबर आप ऐसा लिख सकते हैं, सपोज कि लेंथ के केस में अगर हम लोग देखें तो चेंज इन लेंथ बाय लेंथ, उसी तरह अलग अलग डायमेंशन के लिए अलग अलग हो जाएगा। तो स्ट्रेन का मतलब क्या है, स्ट्रेन का मतलब है डिफॉर्मेशन इन डायमेंशन टू द एक्चुअल डायमेंशन, है ना, डिफॉर्मेशन इन डायमेंशन टू द एक्चुअल डायमेंशन, दिस इज नॉन एज स्ट्रेन, ठीक है ना, उसको हम लोग स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। तो हम लोग यहाँ जो है एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, इधर हम लोग लिख रहे हैं स्ट्रेस, इधर लिख रहे हैं हम लोग स्ट्रेन, ठीक है, इधर स्ट्रेस लिया और इधर क्या लिया हमने, स्ट्रेन लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, लोड अप्लाइड करते हैं इसमें। तो लोड अप्लाइड करने पर पहले आपको कैसा मिलता है, शुरू में आपको इस शेप में यह मिलेगा, इस तरह से आपको ये मिलेगा, है ना। पहले इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे, कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे, है ना, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाएंगे, स्ट्रेस मतलब क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेन का मतलब क्या है ना, स्ट्रेन का मतलब क्या है, डिफॉर्मेशन क्या हो रहा है वो, ठीक है ना। तो जब आप स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे और स्ट्रेन और है, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि लगातार लोड बढ़ाते जा रहे हैं। स्ट्रेस बढ़ाने का मतलब यह है कि हम लोग कंटिन्यूसली जो है लोड को इंक्रीज करते जा रहे हैं और लोड को इंक्रीज करके देख रहे हैं। तो पहले क्या, शुरू में आप क्या देख पाते हैं, शुरू में आप देख पाते हैं कि स्ट्रेस जो है ना वो एक स्ट्रेट लाइन में आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच आपको रिलेशन मिलता है। अब ये रिलेशन कहाँ से मिला, अलग अलग स्ट्रेस पे आप स्ट्रेन मेजर करते जा रहे हैं, उससे जो डाटा मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना है। तो शुरू में आपको क्या मिलता है, शुरू में आपको ये एक स्ट्रेट लाइन मिलता है और ये टुवार्ड द स्ट्रेस ज्यादा झुका हुआ रहता है ना, और स्ट्रेन जो है कम रहेगा। तो कहने का मतलब स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है बट स्ट्रेन इज वेरी लेस। तो एक लिमिट मिलेगा, एक लाइन, एक पॉइंट मिलेगा जहां तक ये पूरा स्ट्रेट जाएगा, दैट इज मान लो पॉइंट ए है ना। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए आपका क्या कहलाएगा, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। पॉइंट ए जो है वो कहलाएगा प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट एक्चुअली जो है ये ग्रेटेस्ट स्ट्रेस है ना, ये ग्रेटेस्ट स्ट्रेस जो है वो डेवलप हो रहा है मटेरियल में, जिसमें कि मटेरियल जो है उसमें क्या हो रहा है कि कोई डेविएशन नहीं हो रहा है स्ट्रेट लाइन से, है ना। इट इज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस on material such that stress does not deviate from straight line relation between स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कहने का मतलब जब तक कि ये स्ट्रेट लाइन होगा जिस पॉइंट तक, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। उसके बाद जो है फिर से हम लोग जो है लोड को बढ़ाना शुरू करते हैं, और लोड को जब बढ़ाते हैं तो फिर ये कुछ तरह से टेढ़ा होना शुरू हो जाता है, इस तरह से बेंड करना शुरू हो जाता है। सपोज दिस पॉइंट इज बी, ये पॉइंट को हमने मान लिया बी, ठीक है। तो पॉइंट बी जो है दैट पॉइंट इज नॉन एज इलास्टिक लिमिट, है ना, दैट पॉइंट इज नॉन एज इलास्टिक लिमिट। पॉइंट बी जो है वो क्या कह रहे हैं हम उसको, पॉइंट बी को हम लोग कह रहे हैं इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, ठीक है। इलास्टिक लिमिट क्या है, द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस
the greatest stress on the material which can be applied such that there is no permanent state, that is the material regain its shape after removal of लोड को रिमूव करने के बाद जो है मटेरियल जो है फिर से वापस अपने जगह पर आ जाएगा। तो ये पोर्शन आपका क्या है, ये पोर्शन आपका लीनियर पोर्शन है और ये पोर्शन क्या है आपका नॉन लीनियर पोर्शन है। फिर इस अपने पॉइंट पे जाने के बाद फिर ये क्या करता है कि अपना शेप बदल लेता है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ऐसा है कि आप इस पे लोड लगा रहे हैं और लोड लगाते हुए क्या होगा ये कि जो है इस प्रकार से ये बेंड कर जाएगा, ठीक है। बेंड करने के बाद ये अपने इस पे आप स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ा नहीं रहे हैं लेकिन स्ट्रेन बढ़ते जा रहा है। तो दैट पोर्शन जहां पर आपका बिना स्ट्रेस बढ़ाए हुए स्ट्रेन इंक्रीज करता है दैट इज नॉन एज यील्ड प्लेटो, है ना। द पोर्शन in which deformation is continuous without stress, ठीक है। अब फिर लोड बढ़ाओगे तो ये कुछ इस प्रकार से आपका चला जाएगा। दिस पोर्शन इज नॉन एज स्ट्रेन हार्डनिंग, इस पोर्शन को हम लोग स्ट्रेन हार्डनिंग के नाम से जानते हैं। स्ट्रेन हार्डनिंग क्या है? स्ट्रेन हार्डनिंग जो है ये फेनोमेनन है जिसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो है डक्टाइल मटेरियल का वो चेंज हो जाता है ना, ठीक है ना। दिस इज द फेनोमेनन, in which mechanical properties है। एक बार स्क्रीनशॉट लो। अच्छा ध्यान नहीं रह रहा है, हम उसको नेक्स्ट टाइम से इधर का ले लो एक बार, ठीक है ना। ठीक है कि कट रहा है? अब ठीक है ना। देखो क्या चला गया? हाँ तो क्या कह रहे थे हम कि स्ट्रेन हार्डनिंग जो है ये फेनोमेनन है, in which the mechanical property of
मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील changes if stress is applied beyond इलास्टिक लिमिट। और फिर लोड बढ़ाओगे तो फिर क्या होगा, ये आगे चला जाएगा और कहीं ना कहीं जाके ब्रेक हो जाएगा। सो दिस इज नॉन एज फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, और मैक्सिमम स्ट्रेस ये ले पा रहा है, तो दिस स्ट्रेस इज नॉन एज अल्टीमेट स्ट्रेस। दिस स्ट्रेस इज नॉन एज अल्टीमेट स्ट्रेस। This is known as upper yield stress, and this point is known as lower yield stress, है ना। हम लोग जब भी डिजाइन करते हैं तो उसमें लोअर यील्ड स्ट्रेस को लेते हैं, है ना। वी कंसीडर लोअर यील्ड स्ट्रेस और यील्ड स्ट्रेस इन डिजाइन, ठीक है। और अपर यील्ड स्ट्रेस जो होता है ये थोड़ा सा धोखा टाइप का है ना। इट कैन बी रिमूव्ड बाय कोल्ड वर्किंग। कोल्ड वर्किंग क्या होता है आगे चल के दिखा देंगे टेस्टिंग में। इट कैन बी रिमूव्ड बाय कोल्ड वर्किंग। और जो आपका ये है ना, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये पॉइंट आपका कहलाएगा प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, जो हम आपको समझा दिए, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। माइल्ड स्टील के लिए ये दोनों पॉइंट जो होता है ना, ये दोनों पॉइंट लगभग सेम होता है ना। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट और इलास्टिक लिमिट जो होता है माइल्ड स्टील के लिए वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, आज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व तक छोड़ते हैं, कल हम लोग और इसको आगे ऑपरेशन में ले जाएंगे। ठीक है ना। स्क्रीनशॉट